जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज हम लोग फिर से जुड़े हैं दोस्तों अपने द 30 मिनट शो के सेकंड एपिसोड के अंदर। आपको पता है इससे पहले एक एपिसोड अपन डिस्कस कर चुके हैं द 30 मिनट शो का, और चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, भावी कर्मचारियों के लिए इस सीरीज की हमने शुरुआत करी है, जिसके अंदर हम 30 मिनट के अंदर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स अपन इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। और आज अपना कौन सा एपिसोड है ये इस सीरीज का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा #2 लिखा हुआ। ये दूसरा एपिसोड है इस सीरीज का, जिसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, साइंस जो है आपके सामान्य विज्ञान है, इस विज्ञान का एक टॉपिक है साथियों धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक। इस वाले पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, बिल्कुल शॉर्ट में टू द पॉइंट, एनसीईआरटी की किताब पर आधारित नोट्स के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और यहां आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 5 प्रश्न पक्के कर लो। यानी कि ये जो अपनी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में क्योंकि साथियों आपके टोटल 6 टॉपिक है साइंस के दिए हुए सिलेबस में, उन 6 टॉपिक में से 5 प्रश्न विज्ञान के पूछे जाएंगे। तो उन 5 प्रश्नों का कंटेंट आपको इन 6 क्लासेस के अंदर मिल जाएगा 30 मिनट वाली सीरीज के इस एपिसोड के अंदर। जिन साथियों ने आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि ये दूसरा एपिसोड है आपका। इससे पहले एक एपिसोड आ रखा है, मैंने ये आपके प्लेलिस्ट भी बना दी है द 30 मिनट शो के नाम से, फॉर राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाला वीडियो भी देख लेना। और आपके सामने एक सवाल लगा रखा है दोस्तों मैंने, क्योंकि अपन क्या करेंगे, देखो अपन को टू वे कम्युनिकेशन करना है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको कितनी बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, मुझे ये बात पता चलेगी आप लोगों का कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देख करके। और इससे पहले वाली जो क्लास अपन ने पढ़ी थी वो थी आपकी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज वाली। उस क्लास में मैंने भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन अच्छे से एनसीईआरटी पर आधारित आपको समझा दिया। ये एक सवाल आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और जिसने वो क्लास नहीं देखी जाकर के वो क्लास देख लो। वो क्लास देखने के बाद में इस सवाल का आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। एनसीईआरटी की किताब का ये सवाल है। नीचे दिए गए में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भले ही वे दिखने में स्थायी और प्रभावी लगता हो। 4 ऑप्शन है। जो विद्यार्थी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहा है, मुझे चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बता देना कि कौन कौन से एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हो रहा है, यानी कि किस में भौतिक परिवर्तन हो रहा है, किस में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो विद्यार्थी सबसे बढ़िया जवाब देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आपको मुझे कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। और आपके कमेंट बॉक्स में आए हुए जवाब से ही मुझे पता चलेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें आपको कितनी समझ में आ रही है। इसके अलावा और भी किसी प्रकार का डाउट रहता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक रहेगा। और अपन ये जो क्लासेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना दोस्तों, इन क्लासेस की आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो अपना क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। किस नाम से, क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्लास यहां पर बोर्ड पर आपको करवाई जाएगी, इस बोर्ड की पैनल की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत आए तो अपना क्वालिटी एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर आपको जितनी भी जो भी क्लासेस में, चाहे पटवारी के लिए, चाहे जेल प्रेरी के लिए, चाहे कांस्टेबल के लिए, चाहे चतुश्रेणी के लिए, जो भी क्लासेस हमारे द्वारा यहां पर करवाई जाती है यूट्यूब पे, आपको उन सभी क्लासेस की पीडीएफ इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। और एक सूचना और आपके लिए कि जो साथी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल ही मैंने 1 घंटे का मास्टर प्लान अपलोड किया है। आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपके जो साथी है, आपके कोई रिलेटिव कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वाला वीडियो अपने चैनल पे है 40 डेज का मास्टर प्लान, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम में 40 दिन बचे हैं। तो ये वाला वीडियो उनको शेयर कर देना, उनके बहुत काम में आएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताएं कि किस प्रकार से वो सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके चतुश्रेणी की सिलेबस के ऊपर 2025 वाले में, जिसमें ये सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है जिसके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 प्रश्नों में पहला टॉपिक था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये वाला अपन कवर कर चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्या नाम है टॉपिक का, मेटल नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं साथियों कि आपको एग्जामिनर सवाल किस प्रकार के पूछता है। सबसे पहली बात तो इस वाले टॉपिक से आपको एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो या तो धातु या अधातु की परिभाषा देकर के
उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेगा, या फिर उनके गुणधर्मों के बारे में पूछ लेगा कि कौन से उनके भौतिक गुणधर्म हैं, कौन से रासायनिक गुणधर्म हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब हो गया कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनको पीटने पर वो लंबे चद्दर के रूप में बदल जाते हैं, विद्युत की चालकता के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आपको सवाल पूछा जा सकता है, या फिर आपको धातु या अधातु का उपयोग पूछा जा सकता है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको अपवाद पूछे जाते हैं साथियों। क्या पूछा जाता है? अपवाद। कि आप बताओ जरा अपवाद, क्योंकि देखो धातु की ये विशेषता होती है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। अब आपको पूछ लेगा कि ऐसी धातु बताओ जो कि मुलायम अवस्था में पाई जाती है, और सामान्य अधातुएं मुलायम होती है, तो उसमें पूछेगा कि बताओ जरा कौन सी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, या कौन सी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, या कौन सी अधातु है जो सबसे कठोर अवस्था के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार के अपवाद वाले सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सवालों का पैटर्न कैसा रहेगा? या तो आपसे परिभाषा पूछेगा, या उनके उपयोग के बारे में पूछेगा, या उनके अपवाद पूछेगा, या फिर उनके गुणधर्म के बारे में आपसे सवाल पूछेगा। तो अपन वन बाय वन धातु और अधातु इनके हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ जरा, आपके सामने लिखा हुआ है धातु। धातु का मतलब हो गया मेटल। अब मेटल होता क्या है, इस मेटल की आपको डेफिनेशन जाननी है। ये डेफिनेशन जानने से पहले ये जान लो कि ये होते क्या है। देखो दोस्तों, अपन ने इससे लास्ट वाली क्लास में डिस्कस करा था मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है। एक्चुअल में ये धातुएं होती पदार्थ ही है। अब क्या है कि इस प्रकृति के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती है, उनमें वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे, कुछ ऐसे तत्व खोजे, लगभग 108 या 118 के करीब तत्व है। उन तत्वों को अलग अलग श्रेणी में उनके गुणधर्मों के आधार पर बांट दिया, जिसको हम कहते हैं आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आपको आपके सामने दिख रही है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर साथियों 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। ये वाला एस ब्लॉक होता है, ये वाला डी ब्लॉक होता है, ये वाला पी ब्लॉक होता है। कहां से? यहां से लेकर के यहां तक ये 6 वर्ग होते हैं पी ब्लॉक में, 10 वर्ग होते हैं डी ब्लॉक में, 2 वर्ग होते हैं एस ब्लॉक में, और ये इस प्रकार से आपके एफ ब्लॉक होता है नीचे, और 14 एलिमेंट का। तो ये जो ब्लॉकेज है ना साथियों, इनके अंदर आवर सारणी में एक तरफ तो धातुएं पाई जाती है, एक तरफ अधातुएं पाई जाती है, और बीच में उपधातुएं पाई जाती है। आप कहोगे गुरुजी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो इधर आओ, देखो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां आप देख पा रहे होंगे ये बोरोन है। यहां बोरोन से लेकर के बोरोन के बाद में यहां सिलिकन है, फिर ये जर्मेनियम, जर्मेनियम के इधर आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे ये एंटीमनी, फिर ये टेल्यूरियम, पोलोनियम, और ये एंटीमनी। इस प्रकार से ये जो मैंने आपकी सीढ़ियां बनाई है ना, इन सीढ़ियों के मेरे प्यारे साथियों इस साइड में, यानी कि इन सीढ़ियों के बाईं तरफ तो क्या है, सारी की सारी बाईं तरफ तो सारी की सारी धातुएं हैं। कौन है? धातुएं, यानी कि मेटल्स है। और इसके दाईं तरफ कौन है? तो दाईं तरफ सारी की सारी अधातुएं हैं। कौन सी है? अधातुएं। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस तरफ पाई जाती है और अधातुएं किस तरफ पाई जाती है। तो एक चीज क्लियर हुई, आवर्त सारणी में बाईं तरफ तो क्या पाई जाती है? बाईं तरफ तो पाई जाती है धातुएं, और दाईं तरफ क्या पाई जाती है? अधातुएं। और बीच में ये कौन होती है? बीच में ये होती है उपधातुएं। हालांकि आपके एग्जामिनर ने सिलेबस में उपधातु का मेंशन नहीं करा, लेकिन आप याद रखना, एक तो बोरोन के अंदर भी उपधातु के गुण पाए जाते हैं, इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एंटीमनी, ये इस प्रकार से जो एस्टेटिन, ये जो है इस प्रकार से 7-8 क्या होती है? उपधातुएं। ये उपधातुएं क्या काम करती है? धातु और अधातु को अलग करने का काम करती है, और इनके अंदर कुछ गुण धातु के पाए जाते हैं, कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं। तो ये आवर्त सारणी में जो 118 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, इनकी प्रकृति के आधार पर ये किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसके आधार पर इनको इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पूछेगा ये कि आवर्त सारणी के अंदर धातुएं किस दिशा में पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जो धातुएं होती है ना, ये धातुएं आवर्त सारणी में कहां पर पाई जाती है? ये मैं लिख दे रहा हूं, मेरे साथ के साथ आप लिख भी सकते हो। आवर्त सारणी में किस दिशा में पाई जाती है धातुएं? आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाती है। किस तरफ पाई जाती है? बाईं तरफ पाई जाती है। ये बात आप लिखोगे। अच्छा, दूसरी बात, धातुएं होती क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो कि कठोर होते हैं, जो कि आघातवर्ध्य होते हैं, जिनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनके अंदर ध्वनिक यानी कि सोनोरस का गुण पाया जाता है, और जो जनरली विद्युत का चालन करते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को हम धातु बोलते हैं, जो कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाए जाते हैं। तो एक तरीके से इसकी परिभाषा हो गई कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाए जाने वाले तत्व, जिनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में मैं यहां पर लिख रहा हूं। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको यहां पर शो करूंगा। भौतिक गुणधर्म का मतलब हो गया कि इनके फिजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आप मेरे साथ साथ लिख लो। तो भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं देखो जरा। सबसे पहला इनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है कि धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि धातुएं जनरली क्या होती है, ज्यादातर धातुएं सारी की सारी सॉलिड होती है, यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात आप क्या लिखोगे कि धातुएं सारी की सारी किस प्रकार की होती है, कठोर अवस्था में होती है। एक तो होती है ठोस, ठोस तो क्या हो गए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गई, ठोस द्रव गैस, जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उनमें से धातुओं के अंदर जनरली एक अवस्था पाई जाती है ठोस की, और ज्यादातर धातुएं ठोस ही होती है सिवाय कुछ को छोड़ करके। अच्छा, इसके अलावा दूसरा गुणधर्म इसका हो गया कि धातुएं जनरली कठोर होती है। कठोर यानी कि इस प्रकार से आप उनको तोड़ नहीं सकते, वो ज्यादा मुलायम नहीं होती है। जनरली ज्यादातर धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। तीसरी बात, इन धातुओं के अंदर आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आप कहोगे गुरुजी आघात वर्ध्य क्या होती है, तो मेरे प्यारे साथियों, धातुओं के ऊपर चोट मार करके धातुओं को हम पीट करके पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं, उनका यह गुण कहलाता है आघात वर्ध्यनता। तो धातुओं के अंदर कैसा गुण पाया जाता है, आघात वर्ध्य। अब एग्जामिनर यहां से आपको सवाल कैसे पूछेगा, निम्न में से ये गुणधर्म किसके हैं, जैसे दे देगा कि आघात वर्ध्यता, तन्यता, ध्वनिक, ये गुणधर्म किसके हैं बताओ जरा, अधातु के हैं, धातु के हैं या उपधातु के। तो आपको पता होना चाहिए कि धातुओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। धातुएं ठोस होती है, किस प्रकार की होती है, धातुएं ठोस होती है। इसके अलावा कठोर होती है, उनमें आघात वर्ध्यता नामक गुण पाया जाता है। इसके अलावा धातुएं कैसी होती है, धातुएं चमकीली होती है। किस प्रकार की होती है, धातुएं चमकीली होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें लिखता हूं मैं आपके सामने, जैसे 5वें नंबर पर आ जाओ। धातुएं जो होती है साथियों ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब क्या होता है, ध्वनिक को आप बोलते हो सोनोरस। ध्वनि को किस नाम से जानते हो, सोनोरस के नाम से भी। धातुओं के अंदर साथियों ऐसा गुण पाया जाता है कि उन धातुओं के ऊपर अपन चोट मारते हैं ना, तो वो धातुएं आवाज करती है, साउंड करती है। जैसे आपने मंदिर में घंटी देखी होगी, आप घंटी बजाते हो, टन, बहुत लंबे देर तक आवाज करती है ना, वो घंटी मिश्र धातु की बनी हुई होती है, बहुत सारी धातुओं को मिला करके उसको बनाया जाता है। ये जो धातुओं का गुण होता है कि चोट मारने पर आवाज करेगी, वो उनका गुण क्या कहलाता है, ध्वनिक या फिर सोनोरस कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और अपन धातुओं के गुणधर्म के बारे में बात करें तो धातुएं जनरली क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक। विद्युत की सुचालक यानी कि विद्युत का चालन करती है, और विद्युत के साथ में ये उष्मा की भी सुचालक होती है, ये भी लिख लो, धातुएं उष्मा की भी सुचालक होती है। तो विद्युत और उष्मा इन दोनों का चालन करेगी धातुएं, ये गुणधर्म पाया जाता है इसमें। आप कहोगे गुरुजी सबसे अच्छी चालक कौन होती है, तो सबसे अच्छी चालक जो धातु है वो चांदी है, यानी कि प्रकृति में जो एजी नाम से जिसको अपन डिनोट करते हैं, सबसे अच्छी विद्युत की चालक है कौन, चांदी है। तो ये इस प्रकार से गुण पाए जाते हैं धातुओं के अंदर। अब ये जो धातुओं के गुण आपके सामने है ना साथियों, इन गुणों में कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। मैंने आपको बोला था ना, आपसे एग्जामिनर अपवाद के बारे में भी पूछेगा। अब अपवाद के ऊपर आ जाओ आप। देखो मैंने पहली बात क्या लिखी कि कुछ धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहां पर एक अपवाद है। आप कहोगे गुरुजी क्या है अपवाद, बताओ जरा। तो इधर आओ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। धातुएं ठोस होती है, कैसी होती है, ठोस होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है प्यारे साथियों जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो धातु कौन सी है, इसको Hg से डिनोट करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। ये पारा द्रव धातु है, ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये अपवाद आपको ध्यान रखना। धातुएं जनरली ठोस होती है, लेकिन पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं जनरली क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जो कि मुलायम भी होती है, और उन धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। यहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सी धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, उसमें आपको कुछ एग्जांपल देता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी धातुएं हैं जो कि कठोर नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम। और ये मुलायमपन होना उनका क्या है, उनका अपवाद है। कौन कौन सी धातुएं होती मुलायम, तो आपकी इस आवर्त सारणी के बारे में मैंने आपको बताया ना प्यारे साथियों। ये जो आवर्त सारणी है ना, यहां पर देखो, इस आवर्त सारणी का जो पहला ही पहला वर्ग है ना, जैसे ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो पहला वर्ग है जिसको क्षारीय धातु बोला जाता है, ये क्षारीय धातुएं सारी की सारी मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम। इसके अंदर मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके, लिथियम यानी कि Li, सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb यानी कि रुबिडियम, Cs यानी कि सीजियम, Fr यानी कि फ्रांसियम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, हे ली ना की रब से फरियाद। ये आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक होती है, मैं पहले की क्लासेस में याद करवा चुका हूं, आप जाकर के पुरानी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये धातुएं कैसी होती है, कमरे के ताप पर मुलायम अवस्था के अंदर होती है।
तो ये हो गया कौन सा अपवाद, दूसरा अपवाद जो कि आपको याद रखना है, ये धातुओं के अपवाद के अंदर आता है और यहां से आपसे सवाल भी पूछा जाता है। और ये जो धातुएं मुलायम होती है ना साथियों, इसके बारे में आपको बात रखनी है एक, क्या कि इन धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, सहायता से काटा जा सकता है। ये चीज भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, सहायता से काटा जा सकता है। इस चीज को जरूर आप नोट कर लेना, यहां से आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा ही पूछेगा, डैम श्योर। आगे इसके देखोगे गुण, आप ध्वनिक यानी कि सोनोरस होती है, पीटने पर चोट देने पर ये आवाज करेगी ही करेगी। उसके अलावा छठा गुणधर्म आपका ये विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक के अलावा एक और इसमें ये उष्मा की भी सुचालक होती है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक दो बातें और भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, और वो क्या बातें हैं देखो जरा, एक सातवीं बात और ऐड कर लो इसके अंदर। कुछ चीजें अपनी खो गई है, क्या खो गई है, एक कलर खो गया अपना जो कि लाइट कलर होना चाहिए। देखो जरा, धातुओं के अंदर क्या होता है साथियों, ये धातुएं विद्युत की धनी होती है, विद्युत धनी तत्व होते हैं। ये कैसे तत्व होते हैं, विद्युत धनी होती है, यानी कि इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। धातुएं हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होती है, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन दाता होती है ये बात आप याद रखोगे। तो ये सारी बातें तो क्या हो गई, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हो गए, जिसके माध्यम से आपने धातु की डेफिनेशन समझ ली। अब अपन बात करेंगे इन धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, इधर आओ। देखो, सबसे पहला जो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म होता है ना, वो क्या होता है कि कोई सी भी जो धातु होती है ना साथियों, ये धातु ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता है, अपन ने कल भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था। भौतिक मतलब ऊपरी लेवल पे चेंज, रासायनिक मतलब डीप लेवल में जाकर के उसके मूल संगठन के अंदर चेंज। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, यानी कि ये इनके रासायनिक गुणधर्म है कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या क्या चीजें प्रदान करती है। तो जो धातु होती है वो ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ क्रिया करके क्या देती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके साथियों धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ये वाली बात दिमाग के अंदर छाप लो, धातु ऑक्साइड बनाती है। यहां पर मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं इसकी, कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे देखो, आपके सामने मैग्नीशियम ले रहा हूं मैं यहां पर, है ना, ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम आप कहोगे गुरुजी धातु है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ना मेरे प्यारे साथी, तो क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, दोनों ने मिलकर के MgO बना लिया। अब इस अभिक्रिया को अपन संतुलित करेंगे, तो इसके आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे भी 2 लगा देंगे, तो अभिक्रिया ये संतुलित हो जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे खास बात क्या है कि ये जो धातु ऑक्साइड बना है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो धातु ऑक्साइड बनता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है। ये धातु ऑक्साइड साथियों हमेशा कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि इसके अंदर क्षार के गुण पाए जाते हैं। एग्जामिनर सीधा सीधा सवाल पूछेगा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, धातुएं हमेशा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। इधर आ जाओ, दूसरे गुणधर्म की बात कर लेते हैं। दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि ये जो धातुएं होती है ना साथियों, ये धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल का मतलब क्या होता है, जल का मतलब होता है H2O। इस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, तो कोई सी भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो या तो बनाएगी वो धातु ऑक्साइड, क्या बनाएगी, या तो बनाएगी धातु ऑक्साइड, या फिर अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो वो बना लेगी धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। और ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ में एक चीज और बनाएगी साथियों, और वो क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में एक चीज और क्या बनेगी, यहां पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको अपन H2 से डिनोट करते हैं। इधर आओ जरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कौन सी धातु ले, चलो यहां मैग्नीशियम लिए तो यहां भी मैग्नीशियम ले लेते हैं। जैसे ये आपका मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करेगा ना, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOS2। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। और ये H2 गैस हल्की होने की वजह से उड़ जाती है, यानी कि ये गैस होती है, इस वजह से ये उड़ जाती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है, धातुएं हमेशा जल के साथ अभिक्रिया करके, H2 के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक तीसरा गुणधर्म और है इनका रासायनिक गुणधर्म। वो गुणधर्म क्या है, ये तीसरा गुणधर्म भी याद कर लो कि जो धातुएं होती है ना, ये धातुएं जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ, अम्ल के साथ। और अम्ल किस प्रकार का अम्ल होता है साथियों, जनरली आपके जैसे, देखो इसको थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं अपन, और
अम्ल जो होता है ना, ये अम्ल किस प्रकार का होता है? अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इस प्रकार के बहुत सारे अम्ल होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? इसके अंदर भी साथियों जो धातु है ना, ये एक तो बनाएगी लवण, क्या बनाएगी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके? लवण। और दूसरा क्या बनाएगी? दूसरा आपके सामने बनाएगी हाइड्रोजन गैस। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन गैस दूसरी बार बना रही है धातु यहाँ पर फिर से अपन मैग्नीशियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से अपन मैग्नीशियम लेके चल रहे हैं, हालांकि दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से मैग्नीशियम लेके चल रहे हैं तो यही ले लेते हैं। तो देखो मैग्नीशियम जो है वो HCl से जब अभिक्रिया करेगा ना, तो क्या बनाएगा? एक तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये क्या होता है? ये लवण होता है, और साथ में ये क्या मुक्त कर देगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगी, और ये हाइड्रोजन गैस हल्की होने की वजह से क्या हो जाएगी? ऊपर उड़ जाएगी। यार ये बोर्ड भी थोड़ा सा ना क्या कर रहा है, कलर अपने मिसमैच कर दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस हल्की होने की वजह से क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। हाइड्रोजन गैस दो जगह पर बन गई, एक तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, दूसरा धातु जब किससे? जल से अभिक्रिया करती है। तो ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हो गए। तो अपन ने देखो क्या क्या चीजें जान ली, अपन ने 3-4 चीजें तो जान ली है। एक तो धातु की परिभाषा जान ली है, एक धातु के अपवाद के बारे में जान लिया है, और इसके गुणधर्म भी अपन ने, रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ लिए हैं इसके, और रासायनिक के साथ में इसके भौतिक गुणधर्म भी पढ़ लिए हैं। रासायनिक और भौतिक दोनों गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया है कि ठोस होती है, इसके अंदर अपवाद क्या क्या होते हैं। अब अपन बात करेंगे धातुओं के उपयोग के बारे में कि धातुएं उपयोग कहां कहां पर की जाती है। तो यहां आ जाओ, इनके उपयोग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ये रहा अगला सवाल आपके सामने कि इन धातुओं के उपयोग क्या होते हैं। अच्छा, उपयोग पर जाने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर अपन क्या लिखते हैं, ये जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म है ना, इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं। एक चीज क्या ऐड कर लेते हैं इसके अंदर? चलो व्हाइट कलर से लिख देता हूं कि इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है ना, वो बहुत अधिक होती है। धातुएं क्या होती है? धातुएं क्रियाशील होती है। धातुएं क्या होती है? ये क्रियाशील होती है। ये मैं 8वां गुणधर्म बता रहा हूं इसका धातुओं का। धातुएं क्रियाशील होती है, और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। इसका एक आपने एग्जांपल देखा होगा बहुत ज्यादा क्रियाशील होने का, कि आपकी जो सोडियम और पोटेशियम होती है ना साथियों, ये ऐसी धातुएं होती है जिनको किस में डुबो के रखा जाता है? केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। आप कहोगे गुरुजी क्यों डुबो कर रखा जाता है? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जलने लग जाएगी, फट की ध्वनि करने लग जाएगी। इस वजह से सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होने की वजह से इनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। अच्छा, जो धातुएं क्रियाशील होती है ना, इसकी क्रियाशीलता के बारे में भी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक सारणी दी हुई है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होगी, कौन सी धातु कम क्रियाशील होगी। इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इनकी एक श्रेणी बनाई हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके लिए मैंने यहां पर एक सारणी लगा दी है। इस सारणी को याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो सारणी है ना, ये धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी है साथियों। देखो ये यहां पर लिखा हुआ सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, यानी कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होगी, कौन सी कम होगी। तो पोटेशियम और सोडियम ये धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती है, और ये धातुएं जो होती है ना साथियों, इनको केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है, वरना ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगी? अभिक्रिया कर लेगी। अब यहां पर आओ, एक शानदार चीज बताता हूं आपको। क्या याद करना है? सबसे अधिक कौन क्रियाशील होता है? पोटेशियम होता है। दूसरे नंबर पे सोडियम, तीसरे पे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, एजी यानी कि सिल्वर, फिर एयू यानी कि ओरम सोना। अब इस सीक्वेंस को आपको याद करना है। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताओ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से कौन ज्यादा क्रियाशील है, या कई बार सवाल को घुमा करके पूछ लेता है कि विस्थापन अभिक्रिया में दे देता है कि बताओ जरा मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये यानी कि Mg है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक कहां पर है? जिंक ये रहा। अब जिंक क्योंकि मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, तो जिंक की औकात नहीं है कि इसको ये यहां से प्रतिस्थापित कर दे। जबकि अगर ऐसा हो कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसकी अभिक्रिया अपन कैल्शियम से करवाए ना, तो ये कैल्शियम क्योंकि मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम को इसकी जगह से विस्थापित करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और मैग्नीशियम को अकेला छोड़ देता है। तो इस प्रकार से इस क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो उतना ताकतवर है, वो दूसरे को उसकी जगह से विस्थापित कर सकता है। तो आपकी जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, उन विस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर इसका ये गुण काम में आता है। तो इस सीक्वेंस को, श्रेणी को आपको याद करना है। क्या याद करना है? जैसे आपको एक लाइन याद करनी है कि कर दिया नाराज तूने, कर दिया नाराज तूने कार मांग कर। क्या मांग कर? कार मांग कर। किस पर कार मांगी? आलू वाले जन्मदिन पर। कार मांग कर आलू वाले जन्मदिन पर, आलू वाले जन्मदिन पर। तूने तो हमको नाराज कर दिया, लेकिन फिर भी हैं करवाए हार चांदी सोने के। फिर भी हैं करवाए हार चांदी सोने के, करवाए हार चांदी सोने के।
ये पूरी की पूरी एक लाइन आपको याद कर लेनी है। और इसको कैसे याद करोगे, खोपड़े में कैसे बिठाओगे, देखो कर से याद रखोगे Ca कैल्शियम, नारा से याद रखोगे Na सोडियम, कार से ध्यान रखोगे कैल्शियम, मांग से याद रखोगे Mg, आलू से याद रखोगे Al, जन्मदिन से याद रखोगे Zn, फिर से याद रखोगे Fe, और बी से क्या ध्यान रखोगे Pb, है से ध्यान रखोगे H यानी हाइड्रोजन, करवाई से ध्यान रखोगे Cu, हार से ध्यान रखोगे Hg, चांदी से ध्यान रखोगे Ag, और सोने से ध्यान रखोगे Au। तो ये क्रियाशीलता क्रम होता है, यानी कि चांदी और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसलिए तो इनके आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया बहुत ही कम करते हैं। आपके आभूषण लोहे के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, सोने और चांदी के क्यों बनाए जाते हैं? ये धातुएं महंगी क्यों होती है? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों के साथ में अभिक्रिया करके खराब नहीं होती है, इस वजह से इनके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी सारणी आपको याद रखनी है। अब अपन धातुओं के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। धातु जैसे साथियों, एक तो मिश्र धातु बनाने के अंदर उपयोग में ली जाती है। मिश्र धातु बनाने में कैसे, जैसे देखो 3 प्रकार की मिश्र धातुएं होती है। कितने प्रकार की मिश्र धातुएं होती है? 3 प्रकार की मिश्र धातुएं होती है। यहां पर आपके सामने मैं लिख रहा हूं। एक मिश्र धातु का नाम होता है साथियों अमलगम। क्या होता है? अमलगम। एक मिश्र धातु होती है आपके सामने क्या? कांसा। कांसा। कांसे को आप और क्या बोलते हो? कांसे को आप ब्रोंज भी बोलते हो, BRONZE, ब्रोंज। अच्छा, कांसे के अलावा एक मिश्र धातु होती है आपके सामने क्या? पीतल। इसके अलावा एक मिश्र धातु होती है आपके सामने सोल्जर। सोल्डर, सोल्डर लिख दो इसको। तो इस प्रकार से ये 4 मुख्य मिश्र धातुएं हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है और जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके एक चीज बना दी जाती है, और वो जो चीज होती है ना, वो संक्षारण नहीं होता उसका, यानी कि वो खराब नहीं होती है, वो लंबे टाइम तक चलती रहती है। जैसे देखो अमलगम जो होता है ना, अमलगम किस किस चीज से मिलकर बनता है? कोई सी भी धातु होती है ना साथियों, उस धातु के साथ में जब अपन पारा मिला देते हैं ना, पारा यानी कि Hg, तो वो क्या बन जाती है? वो अमलगम बन जाती है। यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछे अमलगम क्या होता है, तो पारे की किसी भी धातु के साथ मिला देने से जो कंपोनेंट बनेगा वो अमलगम होगा। दूसरी बात कर रहा है किसकी? कांसे की। कांसे के अंदर कौन कौन होता है? कांसा पहली बात तो क्या काम में लिया जाता है? कांसा मूर्तियां बनाने के काम में आता है, कांसा सिक्के बनाने के काम में आता है, कुछ बर्तन भी बनाए जाते हैं कांसे के, लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। तो ये कांसा मिश्र धातु बना दी जाती है। किन किन धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है? तो ध्यान रखोगे, कांसे को ध्यान रखने के लिए एक लाइन याद रखोगे आप, क्यूसन। क्या ध्यान रखोगे? क्यूसन। अब क्यूसन से क्या याद रखोगे? कांसा। कांसा है तो क्यों, क्यों यानी कि Cu, क्यों अन यानी कि Sn, टिन। तो Q तो हो गया क्या? कॉपर, और Sn क्या हो गया? टिन। यानी कि कॉपर और टिन मिलाकर के क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। एक आपके सामने है पीतल। पीतल को याद रखोगे पीताजी। क्या याद रखोगे? पीताजी। इसका मतलब पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, और जी मतलब जिंक, जिंक यानी कि Zn। इस जिंक को जस्ता भी बोला जाता है। तो कॉपर और जिंक को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। और सोल्जर के लिए क्या याद रखोगे? सोल्जर के लिए याद रखोगे 100 सीटी। क्या याद रखोगे? 100 सीटी। 100 सीटी का मतलब 100 का मतलब सोल्जर, सी का मतलब सीसा। सीसा को अपन बोलते हैं साथियों पीबी। पीबी क्या होता है? इसको लेड भी बोलते हैं, और लेड के अलावा इसको सीसा भी बोलते हैं। तो सीसा और सीसा के साथ में क्या मिलाएंगे? टी मतलब टिन। टिन को अपन बोलते हैं एसएन। एसएन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हैं जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है, यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अभी तो अपन थ्योरी की क्लास कर रहे हैं, बाद में जब अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब अपन एमसीक्यूज भी करेंगे। आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं आपको प्रश्न भी सोल्व करवाऊंगा, और उन प्रश्नों में आपको बकायदा बता दूंगा कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी अपन शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के। अच्छा, दूसरा देखो, विद्युत तार बनाने के अंदर धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत तार बनाने में कौन कौन सी धातुएं काम में आती है? एक तो कॉपर आता है, एक एल्यूमिनियम आता है। आपने देखा होगा पंखा लेने जाते हो, कहते हैं कॉपर बाइंडिंग चाहिए या फिर एल्यूमिनियम बाइंडिंग चाहिए। कॉपर बाइंडिंग थोड़ा सा महंगा आता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम ये इसके विद्युत तार बनाए जाते हैं। पंखों की और मोटर की बाइंडिंग भी की जाती है। एक यशद लेपन करने में, यशद लेपन का मतलब होता है साथियों, जैसे जिंक होता है ना, जिंक जस्ता, Zn, इस जिंक का मतलब होता है, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। यशद लेपन को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये वाली बात भी लिख लो, गैल्वेनाइजेशन। यहां से भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई भी जो धातु होती है उसको खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत? जिंक। जिंक का मतलब हो गया Zn। तो जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। तो जिंक जो है क्या है? धातु है, और इस धातु का इस्तेमाल क्या किया जाता है? यशद लेपन करने में। यशद लेपन क्या करता है? संक्षारण से रक्षा करता है, यानी कि धातुओं को खराब होने से बचाता है। संक्षारण
यानी कि धातुओं से खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। एक आभूषण बनाने में धातुओं का इस्तेमाल होता है, जैसा आपने देखा होगा एजी। एजी का मतलब हो गया चांदी, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। इसके अलावा एयू, एयू भी धातु है, सबसे कम क्रियाशील, एयू को बोला जाता है सोना। इसके अलावा प्लेटिनम यानी कि पीटी, ये प्लेटिनम होता है आपका। ये सारे के सारे जो धातुएं साथियों, ये क्या किया जाता है, आभूषण बनाने में उपयोग की जाती है, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है, ये किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये धातुओं के उपयोग हो गए। आगे अपन डिस्कस करते हैं साथियों अधातुओं के बारे में। अधातुएं जो होती है, यहां पर आ जाओ, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अधातुएं क्या होती है? सबसे पहली बात तो अधातुएं आवर्त सारणी में कहां पर पाई जाती है, बताओ जरा। आवर्त सारणी में इनकी क्या स्थिति है? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में अधातुएं दाईं ओर पाई जाती है। किस ओर पाई जाती है? दाईं ओर पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी बात अपन बोल रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो इन अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, देखो मेरी गाड़ी थोड़ी सी फास्ट चल रही है, क्योंकि मुझे 30 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें करवानी है। अब टाइम बहुत कम है, चीजें बहुत सारी करवानी है, तो मुझे मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ रही है। आप लोग 1 की स्पीड में क्लास को चलाओ, आराम से रोक रोक करके नोट्स बनाते जाओ। 30 मिनट की क्लास में इतना सारा कंटेंट देना है, तो एक तो मास्टर का दिमाग, मास्टर का शरीर, मास्टर की एनर्जी, सारी चीजें काम में आ जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को रोक रोक करके अटेंड करना है, हर एक चीज को समझते हुए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीजें आपको समझाता जा रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, सबसे पहला भौतिक गुणधर्म होता है अधातुएं जनरली कैसी होती है? अधातुएं जनरली मुलायम पाई जाती है, यानी कि ज्यादातर जो अधातुएं होती है ना, वो कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। दूसरा, इन अधातुओं का गुण होता है कि ये भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर का मतलब होता है ये चोट मारने पर टूट जाती है, बिखर जाती है। तीसरा, इनका गुण होता है ये चमकहीन होती है। किस प्रकार की होती है? चमकहीन होती है, यानी कि ये चमकीली नहीं होती है। चौथा, इनके अंदर गुण क्या पाया जाता है? ये विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि ये विद्युत का चालन नहीं करती है, विद्युत की कुचालक होती है। एक और पांचवा गुणधर्म यहां पर आ जाओ, ये कैसी होती है? ये विद्युत ऋणी होती है। विद्युत ऋणी का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है, यानी कि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। जैसे धातुएं आपकी क्या होती है? धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता होती है, उस प्रकार से ये आपकी इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। तो ये अधातुओं के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। अब अधातुओं के कुछ अपवादों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अधातुएं जो है, वैसे अपन ने एक चीज तो ये पढ़ी थी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। धातु एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। और अपन ने बोला कि ज्यादातर धातुएं जो होती है, धातुएं मेटल, वो तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि एक ही धातु है, वो है पारा। और कुछ धातुएं ऐसी होती है, जैसे धातुएं सारी की सारी ठोस होगी, लेकिन केवल और केवल पारा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारी धातुएं ठोस है। लेकिन अधातुएं जो होती है ना, वो तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। कुछ जो अधातुएं होती है ना, यहां पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर रहा हूं, कुछ अधातुएं ठोस होती है, कुछ अधातुएं द्रव होती है और कुछ अधातुएं गैस होती है। अब यहां पर आप लिख लो इसके सामने कौन कौन सी अधातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। क्या लिखोगे? ठोस कौन कौन सी अधातुएं होती है? कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, फास्फोरस है, ये सारी की सारी अधातुएं क्या होती है? ठोस होती है। द्रव कौन सी अधातु होती है? एकमात्र अधातु जिसको अपन ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन कैसी होती है? द्रव होती है। गैस कौन कौन सी अधातुएं होती है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारी की सारी अधातुएं गैस अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली अपन क्या बात कर रहे थे कि धातुएं मुलायम होती है, लेकिन इस मुलायमपन के अंदर एक अपवाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपवाद। और वो अपवाद क्या होता है कि कुछ अधातुएं भी ऐसी होती है जो कठोर अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? कठोर। और ये कठोर कौन होता है? हीरा। कौन होता है? हीरा। हीरा जो होता है ये हमेशा कठोर अवस्था के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखोगे। और हीरा है क्या? हीरा एक अधातु है। क्यों? क्योंकि हीरा कार्बन का अपरूप है। यहां पर अपन ने जो कार्बन यूज करा है ना, कार्बन ठोस अवस्था के अंदर होता है। इस कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, अभी ग्रेफाइट की भी आगे अपन बात करेंगे, और एक होता है फुलरिन। फुलरिन का मतलब हो गया C60, यानी कि 60 कार्बन मिलकर के फुलरिन बनाते हैं। तो ये कार्बन अधातु है, तो इसके तीनों अपरूप भी अधातु होंगे। तो ये हीरा जो है अधातु होते हुए भी कैसा होता है? कठोर होता है, जबकि होना कैसा चाहिए था? मुलायम। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। एक अधातु भंगुर होती है, तो बिल्कुल भंगुरी होती है सारी। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि धातुएं चमकहीन होती है, लेकिन इसके अंदर एक अपवाद पाया जाता है। और एक चमकीली अधातु भी होती है। चमकीली अधातु, कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? यहां से आपको सवाल पूछा जाता है, तो ये अधातु होगी आपकी आयोडीन।
कौन होगी? आयोडीन। आयोडीन को किससे अपन डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। अपन ने जैसे गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है ना, वो आयोडीन की कमी से ही होता है। तो ये आयोडीन है। पहली बात तो यहां दिखा होगा आयोडीन ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और आयोडीन चमकीली ए धातु होती है। तो एकमात्र ऐसी ए धातु जो कि चमकीली होती है वो आपकी आयोडीन है। इसके उस ऊपर स्टार लगा करके रख लो। और धातुएं जनरली क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि विद्युत का चालन नहीं करती है। लेकिन एक ए धातु ऐसी है जो कि विद्युत का क्या करती है? चालन करती है, यानी कि विद्युत की सुचालक होती है। और ये सुचालक कौन सी ए धातु होती है? तो इसके सामने लिख लो साथियों, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट कौन है? ये वही ग्रेफाइट है जो कि क्या करता है? कार्बन का अपरूप है, ये वाला ग्रेफाइट है। तो क्या ए धातु, लेकिन विद्युत का चालन करता है। आपने देखा होगा जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर पेंसिल की नोक जैसा कुछ बड़ा हुआ होता है, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी की सारी जो है ए धातुओं के बारे में ध्यान रखनी है आपको बातें। आगे अपन बात करते हैं ए धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में कि रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं। तो इसका एक ही रासायनिक गुणधर्म याद रखना है आपको कि ये जो ए धातुएं होती है साथियों, ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है ना, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करती है, जिसको अपन O2 बोलते हैं, तो क्या बनाती है? ये बनाती है ए धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है? ए धातु ऑक्साइड। और ये ए धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ए धातु ऑक्साइड होता है साथियों अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकार की प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। ए धातु ऑक्साइड की नेचर कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति। जैसे देखो अपन बात कर लेते हैं, कार्बन है, कार्बन की जैसे अपन सल्फर को लेते हैं, सल्फर क्या है? ए धातु है। इसकी जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा। और ये SO2 जो ए धातु ऑक्साइड बना है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। जबकि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती थी? क्षारीय होती थी। बाकी ये ए धातुएं न तो जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही ये ए धातुएं जो होती है वो आपके और अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। उन दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करके ए धातु ऑक्साइड बनाती है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी ए धातुओं के बारे में अपन ने जान ही लिया कि ये विद्युत की कुचालक होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणी होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणी का मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से आगे अपन ए धातुओं के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। उपयोग में देखो, सबसे पहला ए धातुओं का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में। उर्वरक का मतलब हो गया खाद बनाने में। क्या बनाने में? खाद बनाने में। कैसे? जैसे देखो, खाद बनाने में आपने एक नाम सुना होगा, यूरिया। यूरिया आप खाद लाते हो, एक आप DAP खाद लाते हो, एक आप NPK खाद लाते हो, है ना। ये कुछ 3 प्रकार के खाद होते हैं। यूरिया जो खाद होता है ना साथियों, इस यूरिया का सूत्र होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। अब इसके अंदर देखो कौन कौन यूज हो रहा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ये सारी की सारी क्या है? ए धातुएं हैं जो कि यूरिया बनाने के काम में आ रही है। और एक आपके सामने यहाँ पर नाम आया DAP। DAP को क्या बोला जाता है? डी का मतलब होता है डाई, ए का मतलब होता है अमोनियम, अमोनियम, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट। तो ये डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है जो कि आपके DAP खाद होता है जो आप खेतों के अंदर छिड़काव करते हो। फॉस्फोरस का, सल्फर का, इनका छिड़काव करते हो ना। तो कौन कौन सी ए धातुएं हैं जो उर्वरक बनाने के काम में आती है? एक तो नाइट्रोजन काम में आती है, एक सल्फर काम में आती है, एक फॉस्फोरस काम में आती है। इस प्रकार की जो होती है ये है आपका कौन? नाइट्रेट, फॉस्फेट और ये आपका कैल्शिएट। ये जो 3 प्रकार का होता है NPK, DAP और यूरिया, ये तीनों ही के प्रकार क्या होते हैं? खाद के प्रकार होते हैं। और ये खाद जो है उर्वरक बनाने के अंदर किसका उपयोग होता है? ए धातुओं का उपयोग होता है। कौन कौन सी ए धातु हैं? नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, मेनली इनका उपयोग होता है खाद बनाने के अंदर। आगे आ जाओ, भोजन के संरक्षण के अंदर। भोजन के संरक्षण के अंदर का मतलब हो गया साथियों भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों से बचाने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। आप कुरकुरे खाने जाते हो, कुरकुरे लाते हो ना, वो जो कुरकुरे का पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर भरी हुई होती है हवा। वो हवा कौन सी होती है? वो हवा होती है नाइट्रोजन। वो क्या करती है? वो क्योंकि तेलीय पदार्थ है कुरकुरे, यानी कि जो भी चीजें पैक की जाती है ना, उन पैक की जाने वाली चीजों में जो प्रोडक्ट भरा जाता है और उसके साथ में हवा होती है, वो हवा नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस उस पदार्थ को खराब नहीं होने देती, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने देती। इस वजह से ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है किसके अंदर? पैकेजिंग वाले फूड के अंदर। तो यहां पर अपन इसको लिख देते हैं फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है जो कि ए धातु है। इसके अलावा वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी को अपन क्या बोलते हैं? डालडा घी। और ये जो डालडा घी होता है साथियों, जो आपके प्योर घी होता है ना, पशुओं का घी, उस पशुओं का घी को हाइड्रोजनीकृत करके, यानी कि उसमें हाइड्रोजन प्रवाहित करके डालडा घी बनाया जाता है। कीटनाशक और फॉस्फेटक पदार्थ बनाने में, इसके लिए भी आपके देखो फॉस्फोरस और सल्फर, ये 2 ए धातुएं यूज होती ही होती है। विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर आपके किसका इस्तेमाल होता है? तो ये बनाने में आपके ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है।
तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है। ये ए धातुओं के कुछ और उपयोग लिखे हुए हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रमुख उपयोग कंपाउंड्स के बारे में। जैसे अपन ने धातु के बारे में जान लिया, सारी धातु की बातें डिस्कस कर ली, ए धातु की सारी बातें डिस्कस कर ली। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। देखो टाइम अपना निकलता जा रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्लास, 30 मिनट का बोला है तो 30 से 40 मिनट के बीच में ही होनी चाहिए। तो देखो प्रमुख कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर सबसे पहला कंपाउंड आप याद रखोगे NaCl। NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, ये आपके नमक का सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछेगा नमक का सूत्र बताओ, तो ये कंपाउंड याद रखना है। एक आपको याद रखना है Na2CO3। Na2CO3 को क्या बोला जाता है? इसको धावन सोडा बोला जाता है, तो ये आप याद रखोगे, ये क्या है आपका धावन सोडा है। तीसरी बात आप ध्यान रखोगे NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये बेकिंग सोडा होता है साथियों। कौन सा होता है? बेकिंग सोडा। जो आपके घर में मीठा सोडा मंगाती है ना मम्मी बाटियां बनाने के लिए, वो यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम क्या होता है इसका? मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। इसको नमक बोलते हैं, इसको धावन सोडा बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसके अलावा एक नाम और लिख लो, CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या नाम होता है? विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण जो होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और ये आपके CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। आगे आ जाओ, पांचवा कंपाउंड आपके सामने लिख देता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। आपसे एग्जामिनर पूछेगा निम्न में से बिना बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ। इसको यानी कि बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। क्या बोलते हैं? बर्न्ट लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना, बर्न्ट मतलब जलता हुआ यानी कि बिना बुझा हुआ। इसके अलावा एक और होता है आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये होता है बुझा हुआ चूना, यानी कि बिना बुझे हुए चूने को जब अपन जल में प्रवाहित करवाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना अपन को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा एक और आप याद रखोगे, और वो कौन सा होगा आपका? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसके साथ में दो जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो ये जिप्सम का सूत्र होता है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है तो आपको याद रखना है। एक आप याद रखोगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ में हाफ H2O, यानी कि आधा जल का अणु लेना है, ये होता है आपका POP। POP का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिख लो मेरे साथ साथ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, और ये इस प्रकार के फॉर्मूले एग्जामिनर आपसे क्या करेगा? पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो अभी अपन ने डिस्कस करा है। इसके अलावा पढ़ाने के लिए कंटेंट सारा का सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको क्या करना है, यहां से सारी चीजें पढ़नी है, फिर क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में जाकर के उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक सवालों की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना साथियों, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ा हुआ कुछ काम में नहीं आएगा। प्रैक्टिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या करनी है आपको? सवालों की प्रैक्टिस करनी है, और किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे सवाल आपको क्वालिटी एजुकेशन की इस 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें आपकी आईडी बनानी है, और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाकर के ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखी हुई जो टेस्ट सीरीज है ना, ये जाकर के आपको ज्वाइन कर लेनी है। इस टेस्ट सीरीज की प्राइस मात्र है 249, यानी कि 249 रुपए में। एक मात्र आप अगर बाजार जाओगे, आपके बच्चे के लिए डायपर लाओगे, वो भी 250-300 रुपए के आ जाते हैं। एक नमकीन का पैकेट भी 100-150 रुपए का आ जाता है, और ये केवल 249 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो कि आपको जॉब लगवा देगी। और ये टेस्ट सीरीज आपको ये बताएगी कि परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, और हर एक सवाल के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इतनी सारी चीजें पढ़ाइए, ये सारी की सारी पढ़ाई हुई चीजें उस टेस्ट सीरीज में आपको वापस मिल जाएगी, यानी कि हर एक सवाल के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई रहती है। तो इस टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद में ही आना है अगली क्लास देखने के लिए। और आप क्या करोगे? टेस्ट सीरीज परचेज करते टाइम वहां पर आपको पूछता है भाई कूपन कोड क्या यूज करोगे आप? कूपन कोड, इस कूपन कोड के अंदर जाकर के आप लगा देना NR21, क्योंकि आपके सर का नाम क्या है? NR चौधरी नाम है, तो आपके सर के नाम का NR21 कूपन कोड है। 21 क्यों? इस 21 की वजह से आपको 21% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, यानी कि ये जो 249 रुपए है ना, इसमें भी 21% की आपको छूट मिल जाएगी। तो ये कूपन कोड यूज कर लेना, और टेस्ट सीरीज परचेस करके टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करना। मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताना कि सर मैंने टेस्ट सीरीज परचेस कर ली और मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। अगर प्रैक्टिस करोगे और मैं जो जो चीजें आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, चीजों को रेगुलर पढ़ करके नोट्स बना लोगे, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले सकता हूं। एक तो आपको पढ़ना है, क्लास लेकर के नोट्स बनाना है, दूसरा टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है। दो काम कर लो बढ़िया से, फिर रिविजन करते रहना उन नोट्स का टाइम टू टाइम, वो मैं करवाता रहूंगा क्लासेस ला ला करके, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा।
ठीक है साथियों, तो ये अपना दूसरा एपिसोड था। अब अपन तीसरे एपिसोड के अंदर मिलेंगे। तीसरा एपिसोड जो है अपना इसी का साइंस का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।